एक्सियल पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। जो भी एक्सप्रेशन निकल के आया था कि क्यू बाई आर इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/l प्लस आर। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो वहाँ पे इस पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना निकल के आएगा। सारा का सारा वही केस लिया गया। यहाँ भी जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ L मानी गई है, जो कि वहाँ पे था। टोटल चार्ज जो इस रॉड को गिवन है दैट इज़ कैपिटल क्यू। इसको पूरा का पूरा चार्ज दिया गया इस पूरे रॉड को। जहाँ भी हम मान लें कि चलिए ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड हो नेगेटिवली चार्ज्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल। ये जहाँ पे हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है और इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन कहने का मतलब कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर किसी पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें। सो दिस वन इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को चलिए हमने नाम दे दिया पॉइंट P। और यहाँ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे रॉड की वजह से। और ये जो पॉइंट P है, ये जो रॉड का सेंटर है, सेंटर को हमने O बोल दिया, यहाँ से R डिस्टेंस पे है, स्मॉल r के डिस्टेंस पे। तो जैसा पिछले केस में हमने किया था कि हमने रॉड के ऊपर एक एलिमेंटल स्ट्रिप चूज़ किया था dx विड्थ का, जिसपे कि चार्ज हमने अज्यूम किया था dq। सबसे पहले उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, उसके बाद पूरी बॉडी के लिए हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था लिमिट के साथ। जहाँ भी हम वही करेंगे। तो ये अगर मिड पॉइंट है O, तो इधर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो सेक्शन होगा इधर, ये आपका हो जाएगा L/2। जैसा कि वहाँ फिगर बहुत कुछ मिलता जुलता है उससे। और इधर वाला आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L/2। तो हमने क्या किया कि यहाँ से सेंटर से आप चाहे इधर या फिर इधर कहीं भी एक एलिमेंटल स्ट्रिप्स चूज़ कर लें। तो हमने क्या किया, चलिए राइट साइड में हमने चूज़ कर लिया। यहाँ से हम x डिस्टेंस पे इधर गए और यहाँ पे एक हमने एलिमेंटल स्ट्रिप चूज़ कर लिया ये। और इसकी जो विड्थ थी, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, ये डिस्टेंस हो गया x। और ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है वो हो गई dx। और साथ ही साथ इस पर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमने मान ली dq हमने पिछले केस में निकाला था यूनिटरी मेथड से। आप साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ से जो dq की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू q/l मल्टीप्लाइड बाई dx। ये हो जाएगा dq का वैल्यू, यानी कि जो इस एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर है। अब इस dx की वजह से हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये x हो गया, ये r हो गया, तो सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस को मेंशन कर दें। ये वाली जो भी डिस्टेंस होगी ये आपका हो जाएगा r² प्लस x²। अंडर रूट में होता है तो हम उसको लिख दे रहे हैं पावर 1/2। पावर हमने कर दिया बाहर 1/2। अब इसकी वजह से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए अवे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा DE, क्योंकि एलिमेंटल चार्ज की वजह से। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं, जो इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो DE है इसका एक ये वाला कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल और एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उस दोनों कंपोनेंट को मेंशन कर दिया जाए। तो एक कंपोनेंट ये हो गया DE का, तो ये हो जाएगा आपका DE कॉस ऑफ थीटा। और एक कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा DE साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा वेक्टर रिजोल्यूशन में कि हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना हो, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है ना वो कॉस का होता है, तो DE कॉस थीटा, और बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट होता है वो DE साइन थीटा होता है। जहाँ पे दोनों के दोनों जो कंपोनेंट हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑफ द वेक्टर DE, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के। तो DE की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि DE इज इक्वल्स टू हो जाएगा, D एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है DE से, तो हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू
चूँकि ये बहुत ही स्मॉल है स्ट्रिप जो एलिमेंट है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था 1/4πε0 वो जहाँ पे वैलिड होगा। तो आपने बोला कि ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू का मतलब जिस चार्ज की हम बात करें, तो यहाँ पे तो हमने चार्ज dq ले रखा है, तो ये हो जाएगा dq डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो जो बाहर का ये पावर 1/2 ये हट जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको x² प्लस r²। तो ये जो भी हम जहाँ पे dE देख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज dq। हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे। एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली है कि ये फिगर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन एक्चुअल में मिड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो जैसा लेफ्ट में होगा वैसे ही राइट में होगा। अगर हम x डिस्टेंस पे लेफ्ट में कोई अगर स्ट्रिप अज्यूम कर रहे होते, यहाँ पे ये x डिस्टेंस लेफ्ट में अज्यूम कर रहे होते, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी आपकी उतनी ही होती। जो डिस्टेंस आपको ये दिख रहा है r² प्लस x², तो ये भी आपका वही हो जाता r² प्लस x², ये हो जाता पावर 1/2, ये डिस्टेंस है x। इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता अलाउंग द लाइन इधर, ठीक है, dE हो जाता। d cos थीटा तो उसका भी ऊपर होता, लेकिन इसका जो dE sin थीटा है वो हो जाता इस डायरेक्शन में, dE sin थीटा। तो एक्चुअल में होना क्या है कि अगर हम सिमेट्रिकली देखें इस लाइन के अबाउट, तो लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके dE sin थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो राइट वाले एलिमेंट के dE sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका d sin थीटा टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स से, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब कि जो भी नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आना है उसमें dE sin थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। d sin थीटा इधर के जितने एलिमेंट है सबके d sin थीटा इधर वाले एलिमेंट के d sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाना है। इसका मतलब कि सबके dE cos थीटा ऐड होंगे। जैसे इसका d sin थीटा इधर था, लेकिन dE cos थीटा इधर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा dE cos थीटा। dE cos थीटा सबके ऐड होने वाले हैं। तो एक बात तो हम श्योर हैं कि हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरे कंप्लीट रॉड की वजह से इस पॉइंट P पे, तो हमें dE cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का। इसका मतलब कि dE cos थीटा को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रॉड एट पॉइंट P। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। अभी हम लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लिमिट हम आगे देखेंगे कैसे हमको लगाना है। तो कुछ टर्म्स यहाँ से लिख लिया जाए, जैसे जो dE है वहाँ से निकल के 1/4πε और dq अपॉन x² प्लस r²। ठीक है, इसको हमने लिख लिया 1/4πε0 dq अपॉन ये हो गया x² प्लस r²। अब dq की वैल्यू भी रख दें, dq यहाँ से निकल के आया q/l मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज, या फिर इक्वल्स टू हम कर दें, इक्वल्स टू ये आपका हो गया 1/4πε0 dq की हम वैल्यू रख देंगे q/l dx, ये हो गया q/l dx। उसके बाद नीचे x² प्लस r² है, ये हो गया नीचे आपका x² प्लस r²। ठीक है, अब जो कॉमन होने वाली चीज़ें हैं उसको कॉमन कर लें। कॉमन करने का मतलब कि सॉरी, जो बाहर निकालने वाला है इंटीग्रेशन साइन के, इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लें। तो 1/4πε0 q/l ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको हम k के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ये हो गया k q, नीचे आपका आ गया l, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन साइन के अंदर आपका बचेगा, सॉरी ये cos थीटा भी है, माफ़ करिएगा, इस cos थीटा को हम भूल गए। चलिए यहाँ पे cos थीटा हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा जी cos ऑफ थीटा kq/l। उसके बाद cos थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा पहले वो भी देख लें हम। अगर cos थीटा यहाँ से आप देखना चाहें
तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस, तो इस थीटा के लिए बेस आपका हो गया r डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा r डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं, तो के क्यू बाई एल और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो ये जो होगा r अपॉन, ये देखिए पहले से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, पावर 1 है, और एक और आ रहा है वहाँ से r बाई कॉस थीटा को जब लिखेंगे हम लोग r डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, तो पावर 1/2 और इसका पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये ओवरऑल पावर बन जाएगा 3/2। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, साफ साफ बात तो ये है कि इसको हमको इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल अब देखिए, तो वेरिएबल अपना है dx, x वेरिएबल है, सॉरी आप देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि हम यहाँ से फ्री थे चूज़ करने के लिए। आप x डिस्टेंस इधर कहीं भी जा सकते थे, आप x इधर कहीं भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन था क्या कि आप इधर l/2 तक कहीं भी जा सकते थे। ये हाफ इसका l/2 है ना, यानी कि इस एलिमेंट को अगर यहाँ भी चूज़ करते तो 0 होता, लेकिन राइट साइड में प्लस l/2 तक कहीं भी चूज़ कर सकते थे। इस एलिमेंट को हम लेफ्ट में इस लाइन के माइनस l/2 तक कहीं भी चूज़ कर सकते थे। इसका मतलब कि एक बात तो साफ है कि जो लिमिट लगने वाली है वो लगने वाली है माइनस l/2 टू l/2। तो ये इज इक्वल्स टू, यहीं पे हम लिमिट लिख दे रहे हैं, लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस l/2 से लेकर प्लस l/2, ये हो गई लिमिट। अब देखिए इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसमें हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आपको मैथ्स में हालांकि पढ़ा देना चाहिए, कैलकुलस में सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया या फिर जो भी बेसिक इंटीग्रेशंस होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, उसके बारे में पता होना आपको ज़रूरी है। तो इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन होते हैं तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, और ख़ास करके यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसको इस यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x को हम r tan थीटा इससे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो इंटीग्रेशन है वो हम अलग से कहीं इधर कर दे रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू r tan थीटा। अब आपके मन में आएगा कि ये r tan थीटा हम सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम होती क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर एक्चुअल में दो टर्म्स का एडिशन है, जिसमें x भी आ रहा है प्लस r भी आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। डिनोमिनेटर को अगर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएँ, यानी कि डिनोमिनेटर सिंबल हम सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, तो फिर कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे हमने x को r tan थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज होने वाले हैं। वेरिएबल क्यों चेंज होने वाले हैं आप देखिए यहाँ पे, ये जो x था ना, x तो वेरिएबल था ही, लेकिन x के साथ साथ थीटा भी वेरिएबल था। अब सोचो कि अगर ये एलिमेंट हम यहाँ पे चूज़ करते तो जो आपका थीटा होता, अब सोचिए ऐसे, थीटा आपका कुछ इतना बड़ा निकल के आता, ये होता है कि नहीं। यही एलिमेंट अगर हम यहाँ पे चूज़ करते तो एंगल थीटा जो होता वो कुछ और निकल के आता, यानी कि x के साथ साथ एंगल थीटा भी वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि x जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा भी x पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से जब हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना, तो जो अपना यहाँ पे जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो dx की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। dx की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब कि x थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो dx ओवर डी थीटा हम यहाँ से निकाल लें, तो ये हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू r tan थीटा का हो जाएगा सिंपल सेक स्क्वायर थीटा, r तो कांस्टेंट है। अब डी थीटा को इधर कर लें, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो dx भी हमको डी थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जब तक x था तब तक dx था, लेकिन अब हम x के जगह पे थीटा को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, तो फिर वेरिएबल हमें डी थीटा को भी लाना पड़ेगा dx के जगह पे। तो वो चीज़ तो हमने यहाँ से पा ली, dx इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चलिए सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाए। तो जब वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा KQ डिवाइड बाई L, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हमने लिमिट लगा दी -L/2 से लेकर
प्लस L/2 और dx की वैल्यू आ गई r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो चलिए उसके जगह पे हम क्या करेंगे, सॉरी, dx के जगह पे हमने क्या लिख लिया, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साथ ही साथ पहले से एक और r है तो उसको भी हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइड बाई, नीचे आपका हो जाएगा x की जगह पे हमने क्या रख रखा है, r tan थीटा कर रखा है, तो अंदर हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस पहले से ही r स्क्वायर है, ये हो गया r स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए इस वाले टर्म्स को हम अलग से सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहे हैं। ये r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर जो है ना, आप खुद सोचिए, यहाँ से अगर r स्क्वायर हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कंप्लीट का पावर 3/2 भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पावर 3/2 भी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि ये आपका बनने वाला है r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये पावर हो गया 3/2। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन क्यूब आ जाएगा r के साथ, तो ये हो जाएगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा। समझ में आया? इसका मतलब देखिए डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स आ गया, जहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रहे हैं वो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, जबकि यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहे थे एडिशन के फॉर्म में, लेकिन अब सब्सटीट्यूशन के बाद हमने देखा कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स आ रहा है r क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो चलिए उसको हम लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल, और ये इंटीग्रेशन, और हमने लिमिट लगा दी -L/2 से लेकर, ये हो जाएगा प्लस L/2, ऊपर हो गया आपका r और r मिल के r स्क्वायर हो जाएंगे, r स्क्वायर, और इस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, नीचे वाला टर्म्स हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, ये आया r क्यूब सेक क्यूब थीटा, तो r क्यूब और ये हो गया सेक क्यूब थीटा। अब जो भी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें, तो r स्क्वायर ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कहने का मतलब कि नीचे सिर्फ और सिर्फ r सेक थीटा बच रहा है, जिसमें से r को हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि r तो एक कांस्टेंट है, फिक्स है जी। तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल इंटू आर, और लिमिट लग गई -L/2 से लेकर प्लस L/2, साथ ही साथ 1 सेक थीटा, नीचे सिर्फ सेक थीटा बचा है जो कि बन जाएगा कॉस थीटा आपका, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कॉस थीटा के देखिए साइड में हम लिख दे रहे हैं, ये कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू थीटा वो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो होगा ये के क्यू बाई एल आर, सॉरी यहाँ पे लिखना सही नहीं है, जगह नहीं है, इसको नीचे फर्दर कंटिन्यू कर ले रहे हैं। ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के क्यू बाई एल आर, और ये इंटीग्रेशन लिमिट -L/2 से लेकर प्लस L/2, सॉरी लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि अब सिंपल हम इसको इंटीग्रेट कर दें। ये आपका हो जाएगा इन ब्रैकेट कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, साथ ही साथ लिमिट आ गई आपकी -L/2 से लेकर प्लस L/2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया। अभी इसको सिंप्लीफाई और करना है, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, आप इसको समझ जाइएगा, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, जो अपना एक्सप्रेशन फाइनली निकल के आया है अभी, वो कितना निकल के आया, वो निकला है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई एल इंटू आर, और ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गया, अब नंबर आता है लिमिट को सब्सटीट्यूट करने का, यानी थीटा एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते उसको समझिए पहले। जो हमने -L/2 से लेकर प्लस L/2 की लिमिट लगाई है, वो हमने x को एज अ वेरिएबल अज्यूम करते हुए लगाया था। हमने x के हिसाब से वो लिमिट लगाई थी, x के हिसाब से लेफ्ट में -L/2 तक कहीं चूज़ कर सकते थे, राइट में प्लस L/2 तक कहीं चूज़ कर सकते थे। यहाँ पे उस समय dx था, ठीक है, dx था, ठीक है। उस केस में हमने -L/2 से लेकर प्लस L/2 तक की लिमिट लगाई। लेकिन फाइनल जो अपना इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो x के फॉर्म में नहीं आया, वो थीटा के फॉर्म में आया।
तो थीटा की फॉर्म में अगर आया है तो या तो यहाँ पे लिमिट थीटा के फॉर्म में रहती है, तब हम डायरेक्टली यहाँ पे रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर जो अंदर चीज़ें हैं इंटीग्रेशन के बाद जो हमें मिला है उसको हम एक्स के फॉर्म में ला दें, उसके बाद एक्स के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा को एक्स के फॉर्म में हम सिंपल लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा हमने लिखा ना आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ऐसे ही साइन थीटा भी तो लिख सकते थे। आप यहाँ से लिख सकते थे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा से कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी एक्स डिवाइड बाई यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। तो चलिए वही कर दिया जाए। वहाँ पे क्या करें, साइन थीटा की जगह पे हम लिख लें एक्स डिवाइड बाई, साइन थीटा की जगह पे एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और ये आपकी लिमिट वही है -L/2 से लेकर +L/2 तक की। अब यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा KQ डिवाइड बाई L इंटू आर। एक्स के जगह पे अपर लिमिट मतलब L/2, तो हमने किया L/2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा x के जगह पे अपर लिमिट मतलब L/2 कर रहा है ना, तो r को तो ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा L²/4 हो जाएगा। ठीक है, और पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट मतलब x के जगह पे -L/2 करेंगे, तो जब -L/2 करेंगे तो माइनस L/2 और ये माइनस प्लस L/2 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस L/2, और साथ ही साथ वही चीज़ें आ जाएंगी आर स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे -L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा L²/4 ही हो जाएगा, L²/4। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम टर्म्स निकल के आ गए, कि दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है, L/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस L²/4 पावर 1/2 प्लस L/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस L²/4, और ये पावर जो है होल का यहाँ भी 1/2। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना -L/2, यहाँ पे लिमिट हमने लिखा दी है, जो इसको थोड़ा साइड में हम लिखते हैं, ये -L/2। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक बार लिख सकते हैं, दोनों सेम टर्म्स आ गए, तो ये आपका हो गया KQ डिवाइड बाई L इंटू आर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स L/2 डिवाइड बाई नीचे वाले टर्म्स को, ये आपका हो गया R² प्लस L²/4 और पावर 1/2। ठीक है, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। उसके बाद ये जो टर्म्स है ये बनेगा आपका, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हालांकि ये हो चुका है जो भी निकल के आना था। ये आपका हो गया KQ/L इंटू आर, और इन ब्रैकेट आपका है वहाँ पे L, तो L तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से कि L जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो L को चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो L अपना है, ये L ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो L वाला टर्म से हट गया, तो KQ/R सिर्फ बचा, और वहाँ से क्या बचेगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 4R² प्लस L²/4, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1/, देखिए पावर जो 1/2 है ना, इसको अब रूट में हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4R² प्लस L²/4, और जब बाई 4 करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो हो जाएगा /2, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो, और ये 2 क्या होगा फाइनली यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट हमें निकलने वाला है, निकल के आने वाला है यहाँ से, अब उस चीज़ को आप फाइनली देख सकते हैं, यानी फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे लिखे हम, चलिए उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ से बाद आप उसको समझ जाइएगा बस। तो फाइनल जो रिज़ल्ट निकला E = वो निकला, ऊपर आपका ये 2 चला जाएगा तो 2KQ/R, तो हो गया 2KQ/R इन ब्रैकेट 1/√, आपका 4R² प्लस L², तो ये हो गया 4R² प्लस L²। तो ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे एट ए डिस्टेंस R किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है वो 2KQ/R
इन ब्रैकेट 1/√4r² प्लस l² होता है, ठीक है। तो इसमें जो जो बेसिक चीज़ें थी शुरू से हमने बता रखी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये लिमिट वगैरह इसके बारे में आपको ध्यान से पता होना चाहिए कि लिमिट हमने ऐसा क्यों लगाया, जैसे -l/2 से लेकर यहाँ पे +l/2, फिर -l/2 से लेकर देखिए +l/2 तक की लिमिट गई है। लास्ट तक हम यही लिमिट लेके गए हैं, -l/2 से लेकर +l/2 तक वाली लिमिट, जहाँ भी हमने वही लिमिट रखी है। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूट इसको नहीं किया। समझने वाली बात यहाँ पे ये थी, क्योंकि जो लिमिट -l/2 से l/2 तक की लगी है वो x के हिसाब से लगी है, यानी वो हम तब रख पाते हैं डायरेक्टली जब अंदर के टर्म्स x के फॉर्म में होते हैं। इसलिए हमने साइन थीटा को पहले x के फॉर्म में लिख रखा है यहाँ पे। तो ये निकला कि a³ जो भी निकला है, जो लिमिट अब भी वही है -l/2 से लेकर l/2, और फिर फाइनली हमने यहाँ पे लिमिट को सब्सटीट्यूट किया। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया दैट इज़ 2k³ 1/4r² प्लस l²। और एक्सियल वाला आपको याद ही होगा कि एक्सियल पोजीशन पे जो हमने देखा था वो कितना निकला था। तो ई एक्सियल निकल के आया था, ऐसे आप लिख लीजिए कि ई एक्सियल निकल के कितना आया था, k³/l 1/r माइनस 1/r प्लस l। और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकल के आया है वो इतना निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये जो भी डेरिवेशंस हम लोगों ने यहाँ पे किया। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करें उस चीज़ को, हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से उसको समझाने की। तो यहाँ पे जो भी हमने रॉड लिया था वो एक डेफिनेट लेंथ का था, एल लेंथ का हमने रॉड लेके यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना था हमने किया। अब अगला जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो हमने, अगर मान लो कि जो रॉड है वो इनफाइनाइटली लेंथ की है, या फिर रॉड कह लीजिए, वायर कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके विड्थ या फिर थिकनेस को मेंशन नहीं किया, ये बस दिखा रखा है हमने, थोड़ा सा इसकी विड्थ को दिखा रखा है। लेकिन आप ऐसा माने कि वो सब चीज़ें नेग्लिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लेंथ का फैक्टर है, लेंथ का कंपोनेंट है। तो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा वो भी, और थ्रेड या फिर वायर, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।